सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एग्ज़ाम ऑन टिप्स और आज हम लोग करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशंस के बिट क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट या ऑफ कोर्स हम लोग एमसीक्यूज़ तो करेंगे, साथ में रिविजन्स जो होता है टॉपिक का वो साथ साथ करते चलेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये कॉम्बो है एमसीक्यूज़ और रिवीजन दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। 20 to 30 मार्क्स आपके एनहेंस ज़रूर कर सकता है। और अगर आपने डीप स्टडी करी है तो आप 35 मार्क्स ईजीली ले सकते हैं 40 में से 1 मार्कर क्वेश्चन में, जो 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ होते हैं और 20 मार्क्स 1 मार्कर क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में जैसे अगर हो सकता है कि कोई अमेंडमेंट हो गया होगा, क्योंकि ये वीडियोस हम बना रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए, तो हो सकता है अमेंडमेंट हो गया होगा। तो उसके लिए एक अमेंडमेंट का अलग से पीडीएफ मैं आप लोगों को इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा जस्ट बिफोर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। तो प्लीज़ घबराइएगा मत। लेकिन ये बिट क्वेश्चंस आप लोग एक बार ढंग से देख लीजिएगा थरोली। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए, सो फर्स्ट जो एमसीक्यू आ रहा है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सबस्यूम्ड हो चुके हैं जीएसटी के अंदर। सेंट्रल सेल्स टैक्स हो चुका है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो चुका है, वैट हो चुका है। तो ये सारे टैक्सेस पहले अलग अलग लगते थे लेकिन अब सबस्यूम्ड हो चुके हैं जीएसटी के अंदर, यानी जीएसटी ने इन सब टैक्सेस को कवर कर लिया है। अब सिर्फ इंडिविजुअली वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज़ द एग्जीक्यूटिव राइट टू मेक लॉज। यानी कि लिस्ट वन के तहत किस गवर्नमेंट को राइट्स है कि वो जीएसटी में रूल्स बना सकता है। तो वो राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी लिस्ट वन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जीएसटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी के लिए, मतलब लिस्ट वन के अंदर पावर्स किस किस को दे रखी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है पावर। जीएसटी इज़ लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, किस किस गुड्स पर और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है एक्सेप्ट। तो देखिए, जीएसटी लगता तो है टबैको एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पर लगता है, वो बात अलग है। हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगता है। इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, बाद में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जीएसटी तो हेल्थ केयर सर्विसेज पे लगता है और टबैको पे तो ऑब्वियसली लगता ही है जीएसटी। तो कौन सा बचा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Let's move towards fourth question. On petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? जीएसटी इज़ नॉट लिवाइड एट ऑल, जीएसटी इन पे लिवाइड ही नहीं होता। या फिर जीएसटी विल बी लिवाइड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। सी ऑप्शन है जीएसटी इज़ लिवाइड बट एग्जाम, और डी एन नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीएसटी विल बी लिवाइड फ्रॉम द डेट टू बी स्पेसिफाइड एज द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। यानी कि ये जीएसटी के अंदर तो आते हैं ये प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन फ्यूल, ये जीएसटी के अंतर्गत तो आते हैं। लेकिन जिस दिन से जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड कर लिया, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दे दी कि हाँ इस पे अब से टैक्स लगने वाला है गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो उस दिन से इन पे भी जीएसटी लगने लग जाएगा। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th। द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जीएसटीएन के क्या फंक्शंस हैं? तो जीएसटी के फंक्शंस ये सारे ही होते हैं, वैसे तो एक बार रीड कर लेते हैं। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, जी बिल्कुल, अगर आप एक बिज़नेस कर रखा है आपने और आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपने जीएसटी के अंदर, तो आपको जीएसटीएन नेटवर्क हेल्प करता है। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, जी बिल्कुल, ये भी काम करता है, रिटर्न्स फॉरवर्ड करता है सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये भी बिल्कुल यही करता है, जो आईजीएसटी का सेटलमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो भी जीएसटीएन करता है। तो 5th का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 6th, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल्स की कौन कौन से आर्टिकल्स को, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो जीएसटी काउंसिल्स के फंक्शंस को बताता है। सो इसका आंसर है वैसे तो 279A। 279A इसका आंसर है, और 279A यानी कि बी ऑप्शन। और मैं आप लोगों को साथ साथ ये बता देता हूँ, 269A इज़ फॉर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे IGST लगता है। और 246A इज़ फॉर 246A फॉर इज़ फॉर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है। तो 279A इज़ फॉर GST काउंसिल। GST काउंसिल पे कौन सा आर्टिकल है जो उनके जो फंक्शंस हैं या कंपोजिशन बताता है, कौन कौन से जीएसटी मेंबर्स होते हैं। जीएसटी जो काउंसिल होता है उसका चेयरपर्सन होता है फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 279 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं है, नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, हम देख लेते हैं सप्लाई कौन सा है और टिक लगा देते हैं और आगे चल देते हैं, लेकिन नॉट का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विसेज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बोथ A एंड B और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से सप्लाई नहीं है मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विसेज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमने पढ़ा है सेक्शन जो 7 है उसके अंदर की सप्लाई क्या होती है। सप्लाई होती है या तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो और होना चाहिए कंसिडरेशन। तो यहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो वो एक तरीके से सप्लाई नहीं है। बट अब हमने ये भी देखा सर कि ये नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये इंपोर्ट वाला, लेकिन हमने इसका एक्सेप्शन पढ़ा है शेड्यूल 1 में कि कौन कौन से जो इंपोर्ट होता है वो विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर फर्दरेंस में है तो वो सप्लाई है। लेकिन अगर फर्दरेंस में नहीं है और कंसिडरेशन है, दोनों में से कंसिडरेशन में और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में से कुछ भी अवेलेबल है, तो इंपोर्ट को हम सप्लाई मानेंगे। तो दैट्स वाई ये इंपोर्ट वाला जो केस है ये स्पेशल केस है। आप लोगों को मैं बताऊं, अगर मान लीजिए अगर इंपोर्ट करा जा रहा है कोर्स एंड और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए विदाउट कंसिडरेशन, तो इंपोर्ट सप्लाई है। लेकिन अगर कंसिडरेशन के लिए भी किया जा रहा है लेकिन फर्दरेंस के लिए नहीं है, जो ये बी पॉइंट कह रहा है, तो भी वो सप्लाई है। यानी इन दोनों में कंसिडरेशन और फर्दरेंस में से कुछ भी अवेलेबल होगा तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे। हाँ, अगर इंपोर्ट करा जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन एंड विदाउट फॉर फर्दरेंस एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर वो सप्लाई नहीं होगा। तो 7th का करेक्ट आंसर है ए। 8th का स्पेसिफाई द डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ़ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो CGST एक्ट का, क्योंकि हमारे कोर्स में इंटर में सिर्फ CGST एक्ट के हम प्रोविजंस पढ़ते हैं अधिकतर, तो इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो कि बताता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। तो शेड्यूल 1 बताता है कि कौन से जो सप्लाई है वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाते हैं। शेड्यूल 2 में बताया जाता है कि कौन सी सप्लाई गुड्स की है और कौन सी सप्लाई सर्विसेज की, यानी डिफरेंशिएट किया जाता है कि किसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, किसको हम सर्विसेज मानेंगे। शेड्यूल 3 में हमको बताया जाता है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको हम सप्लाई नहीं मानते। तो अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट मी एडजस्ट दिस। 9th क्वेश्चन, एक मिनट एडजस्ट हो जाएगी। तो लेट्स रीड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर GST। तो ऑप्शन रीड करते हैं। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं है, कौन सी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, और टैक्सेबल ऑब्वियसली सप्लाई नहीं, तो टैक्सेबल तो होगा ही नहीं। तो इनमें से क्या नहीं है, तो यह सारी चीज़ें हमने शेड्यूल 3 में कवर कर रखी है। तो शेड्यूल 3 में बताते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो वो एक सप्लाई नहीं होती। हाँ, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि वो उसको सेवाएं देगा, तो वो तो सप्लाई नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर एम्प्लॉय कुछ और सेवाएं दे रहा है एम्प्लॉयर को, तो फिर वो हम सप्लाई मानेंगे। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ये भी हमने शेड्यूल 3 में पढ़ रखा है कि ये भी होता नहीं है सप्लाई। और एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज़ अ सप्लाई।
एक्शनेबल क्लेम्स में ये तीनों भी कवर होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है कि इन तीनों को तो सप्लाई माना जाता है, एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं माना जाता। एक्शनेबल क्लेम्स क्या, जैसे कि डेटर्स, जो अनसिक्योर्ड डेटर्स होते हैं वो होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। अगर हमने किसी को वो एक्शनेबल क्लेम्स अपने ट्रांसफ़र कर दिए तो वो सप्लाई नहीं है। और ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। इनमें से कौन सी सप्लाई है जो नेचुरली बंडल्ड है। देखो, कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड होता है, मिक्स सप्लाई में एक आर्टिफिशियल बंडल बनाया जाता है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई जैसे कि मान लीजिए आपने एक टीवी परचेज़ किया और टीवी परचेज़ करके आपको उसके साथ एक वारंटी कार्ड मिला और एक रिमोट मिला, तो वो एक नेचुरल सप्लाई है। ऑब्वियसली टीवी दिया है तो रिमोट तो आपको देंगे ही ना, विदाउट रिमोट टीवी नहीं चल सकता। और टीवी मान लीजिए आप कि वारंटी कार्ड है, तो वो वारंटी कार्ड आपको ऐसे तो देगा नहीं ना, टीवी लोगे अब तभी आपको वारंटी कार्ड देगा, नहीं तो आप बदलाओगे किसको। अगर आपने टीवी नहीं खरीदा तो आपको ऐसे थोड़ी बोल देगा कि वारंटी कार्ड ले जाइए और 1 साल बाद बदला जी, तो बदलाइए किसको, आप टीवी को बदलाएंगे ऑब्वियसली। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का ये मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो अब इनमें से देखते हैं कौन सा नेचुरली बंडल्ड है। कंपोजिट सप्लाई है रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, वन फॉर रेजिडेंशियल एंड अनदर फॉर कमर्शियल पर्पस टू द सेम पर्सन। ये नहीं है नेचुरली बंडल्ड, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक फ्लोर हम किसी को दे रहे हैं तो दूसरी फ्लोर भी हम उसी को दें फॉर अनदर पर्पस। बैक ऑफ वॉच, टाई एंड बेल्ट अलग अलग भी बिकते हैं, वॉच भी अलग बिकती है, टाई भी अलग बिक सकता है, बेल्ट भी अलग सकता है, कोई नेचुरल बंडल नहीं है। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एस बर्गर, चॉकलेट, स्वीट्स, केक। अब देख लीजिए ये सब चीज़ें अलग अलग भी बिकती है। अगर इनको साथ बेच दिया तो ये नेचुरली बंडल तो नहीं, अलग अलग भी बिक सकती है ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि आज मैं बर्गर खाऊं तो मैं चॉकलेट भी खाऊं, नहीं ऐसा ज़रूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। ई डैश सप्लाई comprising of 2 or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। इनमें से कौन सा, देखिए कंपोजिट सप्लाई में जो नेचुरली बंडल्ड चीज़ें होती है उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी रेट से टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए टीवी की और रिमोट की, टीवी पे टैक्स लगता है 20%, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, और रिमोट पे लगता है 10%। तो टीवी हो गया प्रिंसिपल सप्लाई, तो टीवी की रेट से ही रिमोट पे भी टैक्स लग जाएगा। लेकिन मिक्स सप्लाई में मान लीजिए बर्गर पे लगता है 40% टैक्स, चॉकलेट पे लगता है 20% टैक्स, और बाकी जो कोई स्वीट्स वगैरह केक्स वगैरह उन पे लगता है 5%। लेकिन यहाँ पर अब जो हाईएस्ट रेट है ना वो देखी जाएगी। बर्गर की हाईएस्ट रेट है 40%, तो इधर अपन को हाईएस्ट रेट देखनी है, तो अपन देखेंगे कि हाईएस्ट रेट पे किस उसमें टैक्स लगता है जब मिक्स सप्लाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो आइए रीड करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिर मैं आपको कहना चाहूँगा ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो हम सर्विसेज और गुड्स को एक साथ बोलने लग जाते हैं। ऐसा होता है जेन्युइनली, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स अलग से जो आपको शेड्यूल 2 में बता रखा है उनको एक बार आप ढंग से रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोग, और MCQ क्वेश्चंस देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस ट्रिकी आएंगे, लेकिन कुछ 4-5 क्वेश्चंस ट्रिकी आएंगे जो कि ईजी होते हैं, लेकिन हम ड्यू टू हमारी जल्दबाजी के चक्कर में हम उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो एक बार ढंग से रीड कीजिए कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन सा है। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर an agreement which stipulates that property shall pass at a future date, और डी all of the above। तो एक एक पॉइंट समझाता हूँ। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स मतलब टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया, बी पॉइंट पहले समझा रहा हूँ। तो मेरे पास गुड्स पड़े थे, मैंने मिस्टर बी को बेच दिए गुड्स और टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये तो साफ सी बात है कि ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट, यानी मैंने ट्रांसफ़र तो कर दिया, मैंने बेच तो दिए, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि गुड्स मैं आपको फ्यूचर डेट पे, यानी कि आने वाले टाइम में मैं आपको दे ही दूंगा। लेकिन ए पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, यानी कि मैंने आपको गुड्स के राइट्स तो दे दिए, राइट्स दे दिए गुड्स यूज़ करने के, लेकिन
मैंने आपको टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, यानी मैंने मान लीजिए आपको बिल्डिंग तो दे दी यूज़ करने के लिए, लेकिन वो बिल्डिंग मैंने आपके नाम नहीं की। आप मेरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्डिंग तो आपके नाम नहीं की, मैंने बिल्डिंग का टाइटल तो आपके नाम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, आप मेरी बिल्डिंग की सेवाएं ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST प्रेस्क्राइब्ड अंडर CGST एक्ट। देखिए मैक्सिमम रेट तो वैसे जो एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है वो IGST के लिए होती है 40%, तो CGST और SGST के लिए कितनी कितनी हो गई, 20%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। लेकिन अगर यहाँ पर IGST लिखा हुआ होता तो हम 40% करते, क्योंकि IGST इज़ अ एडिशन ऑफ बोथ CGST प्लस SGST। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 20। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिवाइड ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। ऑब्वियसली यार SGST और UTGST, CGST ये दोनों ही लगते हैं, तो बोथ A एंड B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन दिल्ली। तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। देखिए कि मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्या मतलब कम थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शंस ही सारे गलत दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका करेक्ट अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ होता, एक मान लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ होता 150 लाख, क्योंकि दिल्ली इज़ अ यूटी, लेकिन वो उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए वो SGST के दायरे में आता है। और SGST जैसे कि दिल्ली है जो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, तो 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़ कंपोजिशन स्कीम का जो मेन जो टर्नओवर लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था 150 यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए था। लेट मूव्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्न ओवर। इनमें से क्या एग्रीगेट टर्न ओवर के अंदर नहीं जुड़ता। तो एग्जाम सप्लाईज फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो ऑब्वियसली यार टर्नओवर आपका इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, डी इनवर्ट सप्लाई। हमने ख़रीदा है तो वो हमारा टर्नओवर, तो हमने तो परचेज़ किया है ऑब्वियसली, तो वो हमारा टर्नओवर नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। थोड़ा तेज़ करते हैं, जो इजी क्वेश्चन है उनको थोड़ा तेज़ करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हमारा टाइम यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो। तो आ जाइए, IGST इज़ लिवाइड ऑन, IGST किस पे लिवाइड होता है, IGST लिवाइड होता है इंटरेस्ट रेट सप्लाई पे, ए इसका आंसर है। और इसको मतलब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको स्केप नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ हम उनको पढ़ेंगे ज़रूर एक बार ढंग से, क्योंकि कई हो सकता है इजी क्वेश्चंस कई भी बार मुझे भी लग जाए, आपको भी लग जाते हैं। मैं जब एग्ज़ाम्स दिया था तब मुझे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लगते थे जो बहुत ईजी लगते थे, लेकिन वो ईजी नहीं होते, कई बार ट्रिक्स होती है उनमें, तो थोड़ा संभल के पढ़ेंगे। डैश इज़ डिवाइड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ चुके हैं। IGST 269A आर्टिकल के अंदर IGST डिवाइड होता है इंपोर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे। द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST, आ गया ये क्वेश्चन, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ CGST लिखा हो 20%, तो इसका हो जाएगा 40%, IGST का 40%, CGST SGST का 20%। 20 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 20 क्वेश्चन है कि ऑन सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, on supply of which of the following items GST shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on recommendations of GST council। तो कौन से पे लग जाएगा, तो एल्कोहलिक लिकर और फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो दायरे से ही बाहर है, यानी GST लगेगा ही नहीं इन पे कभी, क्योंकि ये है ही नहीं GST के एक्ट के अंदर। लेकिन हाँ पेट्रोलियम क्रूड पे प्रेजेंटली GST नहीं लगता है, लेकिन रिकमेंडेशंस ऑन GST काउंसिल टू गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा कि तब से इस पेट्रोल पे और ये जो PD पैन जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम डीजल और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल और एविएशन फ्यूल और नेचुरल गैस PD पैन प्रोडक्ट्स, इन पे कब से GST लगेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एग्जाम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि
ए रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर, ECO का क्वेश्चन है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूबर कैब्स, द टैक्स ऑन सच सप्लाई शेल बी पेड बाय। तो कैब का जो कैब्स के जो वो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मेरे जो क्लासेस लेते हैं पर्सनली उनको बता चुका हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। अगर कैब ड्राइवर सर्विसेज लेता है किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑनलाइन, जैसे कि ऊबर, ओला वगैरह, और इस एग्जांपल में कूबर कैब्स, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कूबर कैब्स है वो लाइबल होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही हर बार लाइबल होगा टैक्स के लिए, जो कि लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म पे। कभी भी जो ड्राइवर है वो लाइबल नहीं होगा, कभी भी ड्राइवर है वो लाइबल नहीं होगा टैक्स देने के लिए, जो कि सप्लायर होता है, ड्राइवर और जिसकी गाड़ी होती है वो सप्लायर होता है। 22 पे आ जाते हैं। GST इज़ पेबल बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। रिवर्स चार्ज पे किस पे GST दिया जाता है? रिवर्स चार्ज का हम पढ़ चुके हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मैंने किसी को दी है, तो जिसने मुझसे सर्विसेज ली है उसको रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है मेरे नोट्स में पर्सनली, तो वो मैं बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, इन पे नहीं लगता। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, इन पे भी नहीं लगता। और जब इन दोनों पे ही नहीं लगता तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ट्रांसपोर्टेशन किससे एग्जेम्प्ट है? मेट्रो से एग्जेम्प्ट है। फर्स्ट क्लास में एयर कंडीशनिंग जहाँ पे भी आ जाए ना एग्जेम्पशंस के अंदर, वहाँ वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो मेट्रो में एग्जेम्प्ट है। एयर रेलवे इन फर्स्ट क्लास टैक्सेबल होता है, रेलवे इन एयर कंडीशन भी टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय GTN गुड्स कैरियज इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। इनमें से क्या GST में एग्जेम्प्ट है? जो GTA सर्विसेज देता है, वैसे तो देखिए GTA जो सर्विसेज देता है उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो एग्जाम्प्ट है, जो GTA जिनको ले जाने में सर्विसेज देता है, तो वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, ये तीनों ही प्रोडक्ट वैसे भी एग्जाम्प्ट है। जहाँ पे भी इन तीनों प्रोडक्ट्स का जिक्र हो जाए, भले वो ई-वे बिल हो या कुछ हो, वहाँ पे ये एग्जाम्प्ट है। ई-वे बिल बनाने से भी ये लोग एग्जाम्प्ट है, और ये लोग वैसे भी एग्जाम्प्ट होते हैं। तो इन लोगों को जो सर्विसेज देता है GTA, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। डी क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देबो पब्लिक स्कूल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। देबो पब्लिक स्कूल को कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? देखो, जो भी स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 तक, वहाँ तक उसको सर्विसेज, जितनी भी उसको सर्विसेज दी जाती है वो सारी एग्जेम्प्ट होती है। ये हमने एग्जेम्पशन में पढ़ा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं हम। 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जो आपको 60 मिनट्स के अंदर, 80 मिनट्स के अंदर पूरा आपको MCQs करा देंगे, 100 MCQs, बट मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता नहीं लगते। यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता लग रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, और आप लोगों को मैं एक बारीकी से हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक मार्क्स भी लूज़ ना करें। और मैं आपको भरोसा रखिए, हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप IDT के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आता है फटाफट से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। इनमें से कौन सा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एग्जेम्प्ट है GST से? तो हमने पढ़ रखा है एयर कंडीशनर वाले तो सारी चीज़ें टैक्सेबल होती है सर। रेडियो टैक्सी भी टैक्सेबल होती है सर। तो एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट, यानी वहाँ से कोई इन ये कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय और बागडोगरा, वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्पेशल जगह हैं जहाँ से या तो टर्मिनेट हो रही है या एम्बार्क हो रही है फ़्लाइट, या तो वहाँ से उड़ रही है या वहाँ के लैंड हो रही है। अगर इन कुछ स्पेशल कैटेगरी से फ़्लाइट उड़ती है तो वो हम एग्जेम्प्ट होती है, ये एक एग्जेम्पशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर काफ़ी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। इनमें से कौन सी सर्विसेज जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के? स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन में हमने पढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस भी टैक्सेबल है। एक्सप्रेस पार्सल यानी कि स्पीड पोस्ट का एक और दूसरा नाम आप लोग ढंग से देख सकते हैं और इसको, लेकिन अब ये इधर हमको इतना ही जानना काफ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव।
तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव को टिक कर देंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट एज पर सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट, मतलब किस दिन हम पेमेंट को मान लेंगे कि हाँ हमारे पास पेमेंट आ गया। तो ये तो आप लोगों को याद रख लेना है। डेट एंटर्ड इन बुक्स, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एंटर कर लिया है या फिर हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया है। इनमें से जो भी पहले होगा हम मान लेंगे कि हमारा पेमेंट हो चुका है, मतलब सप्लायर उस दिन रिसीव कर चुका है पेमेंट को। तो इनमें से या तो हमारे बैंक में पहले क्रेडिट हो जाए या हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले लिख लिया हो। इनमें से जो भी पहले होगा उस दिन को हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स लाइबल, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखिए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं, डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड नहीं, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये भी इकलौता नहीं। इन तीनों को मिलाकर जो भी अर्लियर होगा वो हम कह सकते हैं कि हाँ टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए समझा देता हूँ। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, रिवर्स चार्ज पे जो रेसिपिएंट होता है वो टैक्स देता है। तो रेसिपिएंट किस दिन टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के दिन ही वो लायबल हो जाता है। तो या तो उसको गुड्स रिसीव हो गए हों, या फिर उस जिस दिन उसने पेमेंट कर दिया हो, या फिर इनवॉइस के अंदर, क्योंकि वो दे रहा है तो इनवॉइस तो ऑब्वियसली वो नहीं बनाएगा, सप्लायर बनाएगा। तो इनवॉइस बनने से 30 दिन के अंदर 30 दिन तक इनमें से जो भी पहले हो जाता है उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और उस दिन से वो टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज़ आइडेंटिफाइबल। बहुत अच्छा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई में। देखिए अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल होता है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान लेते हैं। ढंग से सुनिएगा बच्चों बिल्कुल। तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो, अगर नहीं है तो यहाँ पर देख के चलना, तो फिर जिस दिन डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर होता है उस दिन का मानते हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। अब बता देता हूँ मैं आपको आइडेंटिफाइबल और नॉन आइडेंटिफाइबल। देखिए वाउचर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैंने किसी को दिया, एक वाउचर दिया, ठीक है, मेरा कोई था एम्प्लॉय था, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया 1 लाख का वाउचर, और मैंने उसको बोला कि भाई ये मैं होंडा में काम करता हूँ और ये एक एक्टिवा है और ये तुम ले जा सकते हो, ये वाउचर है तुम्हारा। सिर्फ एक्टिवा के लिए वाउचर दिया है 1 लाख का, तो जिस दिन मैंने वाउचर दिया है उस दिन का ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको 1 लाख का वाउचर दिया है, मैंने उसको ये बोला कि तुम इनमें से मतलब होंडा में से कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, होंडा की कारें भी आती है, तो होंडा में से कार सेगमेंट में से या स्कूटर बाइक्स में सेगमेंट में से कुछ भी तुम 1 लाख तक का ऑफ ले सकते हो। तो अब पता तो नहीं है कि सप्लाई किस चीज़ का होने वाला है, वो कुछ भी कर सकता है 1 लाख का, वो होंडा एक्टिवा भी खरीद सकता है, वो होंडा शाइन भी खरीद सकता है, वो होंडा सिटी भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं कि भाई सप्लाई किस चीज़ की होने वाली है। तो जिस दिन फिर वाउचर का रिडम्पशन होता है उस दिन को ही हम टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मान लेते हैं। तो ये इसका आंसर होता अगर यहाँ पर सप्लाई जो वाउचर है वो नॉन आइडेंटिफाइबल होता, लेकिन इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाइबल है, यानी जिस दिन इशू किया है वो ही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, काफ़ी मदद करेगा आपको। मैंने ये चलाकर, मैं पहले भी कई बिट क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुका हूँ, मेरा खुद का चैनल नहीं था, लेकिन हाँ पहले मेरा एक चैनल हुआ करता था, उस पर मैं डालता था वीडियोस, लेकिन वहाँ पर मैं भी 50 to 60 मिनट्स में पूरे MCQs कवर कराता था। लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट एक MCQ को ज़रूर दिया जाए ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ सकें। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा होता है तो वो एक आधा टॉपिक मिस कर देता है, इट्स नेचुरल। तो मैं इन MCQs में वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा ताकि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो दैट यू आर एबल टू आंसर इट। ओके, सो इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए टाइम वेस्ट तो बच्चे PUBG वगैरह खेलने में भी करते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं 1 घंटे में ना करा के ये सारे MCQs 2 घंटे में कराऊंगा तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। और आप लोग बता सकते हैं मेरे को कोई सजेशन हो तो कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।